अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 है आज का हमारा। और आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है, फेजेस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करना है। फेजेस ऑफ माइटोसिस मैंने आपको बताया था कि कितनी है और किस तरह से है। तो मेन जो फेजेस हैं या मेन डिवीजन्स हैं माइटोसिस की, वो दो हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है कैरियोकाइनेसिस और नंबर 2 है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बेटा जी ये दो डिवीजन्स हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस। दोनों कंबाइन करते हैं, यानी कि जब ये दोनों डिवीजन्स कंप्लीट हो जाती हैं, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, तो कंप्लीट जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस मज़ीद डिवाइडेड है। कैरियोकाइनेसिस मज़ीद डिवाइडेड है। इसकी जो है 4 फेजेस है। कौन कौन सी? नंबर 1 है प्रोफेज, जो कि आज हमने पढ़नी है। ठीक है, फिर दूसरी है प्रोफेज के बाद आता है बेटा जी एनाफेज, सॉरी मेटाफेज आता है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। और इस टीलोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में जो है फिर हमारी माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस further divided into the 4 phases, that is prophase, metaphase, anaphase, telophase. Then cytokinesis started and mitosis completed. As a result, 2 daughter cells are produced with the same number of chromosomes. तो आज हम प्रोफेज को देखेंगे सिर्फ कि प्रोफेज में क्या होता है, फिर कल हम मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रोफेज जो भी हो, वो प्रोफेज माइटोसिस की है, वो प्रोफेज मियोसिस 1 की है या मियोसिस 2 की है। ये 3 काम तो लाजमी होंगे प्रोफेज में। तो प्रोफेज में जो नंबर 1 काम होता है, पहला जो काम होता है वो क्या होता है? दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमाटिन मटेरियल से चेंज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में। अब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जब भी थ्रेड लाइक फॉर्म में होगा तो वो क्रोमाटिन कहलाता है। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, उस वक्त इस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमाटिन। और जब भी सेल डिवाइडिंग स्टेज में पहुंचता है तो ये जो क्रोमाटिन है, जो थ्रेड लाइक फॉर्म है, इट विल चेंजेस इनटू द रॉड शेप स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो ये जो है वो क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमाटिन चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम में। जितना भी थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका है, वह वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। तो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में इस तरह से होते हैं, लेकिन क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी डबल हो चुका हुआ है, तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो भी हमें डबल होके अपीयर होगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन या माइटोसिस। ठीक है, तो क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज होगा। ये पहला काम है किसमें? प्रोफेज में। सेकंड जो है वो हमारे पास क्या काम होगा? सेकंड जो है वो क्या काम होगा? डीजनरेशन ऑफ, या फिर डिजनरेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। अब देखिए कि सेल के अंदर का जो थ्रेड लाइक मटेरियल है वो चेंज हो गया क्रोमोसोम में। अब इन क्रोमोसोम्स को हाफ हाफ डिवाइड करना है ना हमने, कि हाफ जो है वो एक तरफ चला जाएगा, हाफ दूसरी तरफ, ताकि जो है वो इक्वल डिवीजन हो जाए एक सेल की 2 सेल्स में। तो एक सेल्स की 2 सेल्स में डिवीजन इक्वल करने के लिए क्रोमोसोम को भी हमने हाफ करना है, मींस कि न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को हाफ करना है हमने। उसके लिए ज़रूरी है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, ये सेल,
ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये टूट जाए, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगी ना, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इजीली इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है डिवीजन कर सकते हैं, अपने डिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं, इक्वली हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो सेकंड हेडिंग आपकी ये है कि डिग्रेडेशन या डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये आपकी पूरी हेडिंग होगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड हेडिंग है वो क्या है जी, तो थर्ड हमारी हेडिंग यहाँ पे बनती है कि सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। इसका क्या मतलब है, सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, के सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर करके सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, और ये सेंट्रियोल ना पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये एक सेंट्रियोल है, ये दो, तो ये ना पेयर की फॉर्म में जो होते हैं ना, तो फिर इन्हें हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये भी डुप्लीकेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ G1 फेज। G1 फेज में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनेलिस डबल हो जाती है, तो ये जो डबल हुए हैं ना, तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, इस तरफ आ जाएंगे, ये भी मूव करके इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे पहुँच गए हैं सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम क्या है, दो सेंट्रोमेर आपस में मिलते हैं, एक सेंट्रियोल का जो पेयर है ना वो सेंट्रोसोम कहलाता है, सेंट्रियोल का पेयर सेंट्रोसोम कहलाता है। तो ये पहुंच जाएंगे, ये काम ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप डिजनरेट हो गई या ख़त्म हो गई, ये क्या करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकालना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकालना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये जो धागे से इस तरह से मैंने बना दिए है ना, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अब इन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है, नेक्स्ट फेज जो है ना हमारी मेटाफेज, ये वाली जो मेटाफेज है, इस मेटाफेज में ना क्रोमोसोम जो है ना ऊपर नीचे अरेंज हो जाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन में। तो उन क्रोमोसोम्स को हैंग करके रखने के लिए जो है ये स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं। आपको एमसीक्यू आता है कि स्पिंडल फाइबर्स किस फेज़ में प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस प्रोफेज में ही हो जाते हैं, लेकिन ये अपने क्रोमोसोम्स को मेटाफेज पे प्लेट पे अरेंज करके नेक्स्ट फेज़ में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो 3 मेजर काम है जो कि प्रोफेज में होते हैं। ये सेपरेट लॉन्ग भी आ सकता है कि राइट नोट ऑन प्रोफेज। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, इट मीन्स कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में। नंबर 2, डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो जाता है, ताकि अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली अंदर के जो न्यूक्लियस है वो इक्वली डिवाइड होने में हेल्प हो उन्हें। और थर्ड वन जो है, सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ताकि वो स्पिंडल फाइबर्स निकाल सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 बातें डिस्कस करनी है हमने प्लांट्स के हवाले से, कि जो प्लांट्स की बॉडी है उनके अंदर, प्लांट्स के जो सेल्स हैं हमने पढ़ा हुआ है कि उनके अंदर सेंटर में जो है एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस साइड पे। अब इन्हें किसी ना किस तरह से एडजस्ट करके ना इस वैक्यूल को मूव करना पड़ता है कहीं और पर, ताकि ये न्यूक्लियस अपना जो है सेंटर में एडजस्ट करे और इक्वल डिवीजन कर सके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर के जो सेंट्रियोल्स है वो प्रेजेंट नहीं होते। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें अरेंज करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बन सकते सेंट्रियोल से निकल के। लेकिन सेंट्रियोल्स ना होने की वजह से क्या होता है कि इनकी साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पहले से प्रेजेंट है, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और ये बना देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आज हमने क्या पढ़ा है कि मेन फेजेस माइटोसिस की 2 हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है वो देखा है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है वो देखा है। हमने देखा है कैरियोकाइनेसिस की मजीद फेजेस हैं कितनी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या 3 काम होते हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। आपके जो टॉपिक है प्रोफेज की फर्स्ट 2 लाइंस में क्रोमाटिन और क्रोमोसोम की भी डेफिनेशन है, वो आप देख लीजिएगा, और बाकी ये सारे जो हैं वो पॉइंट्स उन्हें डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी हमने देखा था कि जो माइटोसिस है वो किन सेल्स के अंदर होती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, और मियोसिस जो है वो जर्मलाइन सेल्स के अंदर होती है। ये आपकी बुक के बॉक्सेस थे जो कि मैंने आपको पेज नंबर 89 से जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाफेज को, एनाफेज को, टेलोफेज को और साइटोकाइनेसिस को। तो हमारी माइटोसिस जो है इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।